नमस्कार। लॉ ऑफ टैक्सेशन यानी कराधान के कानून को समझने की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर के लिए एक तरह से नींव का पत्थर है, कराधान के मौलिक सिद्धांत। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर नजर डालते हैं जो हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार बनने वाला है। सवाल है इंग्लिश में, What do you mean by taxation? What are the various basic canons or principles of taxation? Explain in brief. To what extent these principles are included in Indian tax system? और अब हिंदी में, कराधान से आप क्या समझते हैं? कराधान के विभिन्न मौलिक सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारतीय कराधान व्यवस्था में इन सिद्धांतों को कहां तक शामिल किया गया है? हम इस सवाल के हर एक पहलू को एक-एक करके बहुत विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। किसी भी विषय की मजबूत समझ के लिए उसकी नींव पक्की होनी चाहिए, और यहाँ हमारी नींव है कराधान और कर शब्द की सही कानूनी परिभाषा को समझना। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि कर या टैक्स शब्द को हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए हमें भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत परिभाषा पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके मुताबिक कर क्या है? ये सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन की एक अनिवार्य वसूली है। ये कानून द्वारा लागू करने योग्य है और ये किसी दी गई सेवा के लिए किया गया भुगतान नहीं है। इसमें दो बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, ये अनिवार्य है, आप मना नहीं कर सकते, और दूसरी, ये सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है। अब एक और नजरिए से देखते हैं। एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हुए थॉमस कूली, वो इसे और भी व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके अनुसार कर में सरकार द्वारा सार्वजनिक राजस्व बढ़ाने के मकसद से व्यक्ति, उसकी संपत्ति, उसके विशेषाधिकार या उसके व्यवसायों पर लगाए गए सभी नियमित शुल्क शामिल हैं। ये परिभाषा हमें टैक्स के विशाल दायरे का एहसास कराती है। और यहीं पर हमारे संविधान की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 265 यानी आर्टिकल 265 बहुत साफ शब्दों में कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि सरकार अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। हर एक टैक्स के पीछे संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून की शक्ति होनी ही चाहिए। ये नागरिक और सरकार के बीच रिश्ते की एक बुनियादी शर्त है। तो अब आते हैं हमारे आज के विषय के बिल्कुल केंद्र में। महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा उनकी 1776 की ऐतिहासिक किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में दिए गए कराधान के 4 मूलभूत सिद्धांत, इन्हें कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी कहा जाता है। ये सिद्धांत आज भी लगभग 250 साल बाद दुनिया भर की कर प्रणालियों की नींव माने जाते हैं। पहला और सबसे मौलिक सिद्धांत है समानता का सिद्धांत या कैनन ऑफ इक्वालिटी। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज बनाने का दर्शन है। इस सिद्धांत का सार ये है कि हर नागरिक को सरकार के खर्चों में अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से योगदान देना चाहिए। मतलब टैक्स का बोझ सबके ऊपर बराबर नहीं, बल्कि निष्पक्ष रूप से बांटा जाना चाहिए। इसका आधार है किसी व्यक्ति की एबिलिटी टू पे यानी भुगतान करने की क्षमता, जिसे हम अक्सर आय या संपत्ति से मापते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जिसकी कमाई ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स देगा और जिसकी कम है वो कम देगा। एडम स्मिथ का दूसरा सिद्धांत है निश्चितता का यानी कैनन ऑफ सर्टेनिटी। जरा सोचिए, अगर किसी को ये पता ही ना हो कि उसे कितना टैक्स देना है, कब देना है और कैसे देना है, तो क्या होगा? पूरी व्यवस्था में एक अनिश्चितता का माहौल बन जाएगा। तो निश्चितता का सिद्धांत यही कहता है कि हर व्यक्ति को जो टैक्स चुकाना है वो निश्चित होना चाहिए, मनमाना नहीं। भुगतान का समय, तरीका और राशि, ये सब कुछ करदाता के लिए बिल्कुल साफ होना चाहिए। यही निश्चितता करदाता को टैक्स अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह के शोषण या मनमानी से बचाती है। इससे पूरी टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास पैदा होता है। तीसरा सिद्धांत यानी कैनन ऑफ कन्वीनियंस करदाता के नजरिए से टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर देता है। एक अच्छा टैक्स सिस्टम वही है जिसमें टैक्स चुकाना किसी के लिए सिरदर्द या बोझ न बने। ये सिद्धांत कहता है कि टैक्स वसूलने का समय और तरीका ऐसा होना चाहिए जो करदाता के लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक हो। एडम स्मिथ ने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, लग्जरी सामान पर लगने वाला टैक्स। ये टैक्स खरीद के समय ही चुका दिया जाता है,
जो ग्राहक के लिए सबसे आसान होता है क्योंकि उस समय उसके पास पैसा होता है और वो भुगतान करने के लिए मानसिक रूप से तैयार भी होता है। स्मिथ के 4 मुख्य सिद्धांतों में से जो अंतिम है वो है कैनन ऑफ इकोनॉमी या मितव्ययिता का सिद्धांत। ये खुद टैक्स कलेक्शन के सिस्टम की कुशलता के बारे में है। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि टैक्स लगाने का जो असली मकसद है, यानी सरकारी खजाने के लिए पैसा जमा करना, वो कुशलता से पूरा हो। इस सिद्धांत का मतलब बड़ा सीधा है। टैक्स इकट्ठा करने की लागत उससे होने वाली कुल कमाई का एक बहुत छोटा हिस्सा होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपये का टैक्स वसूलने में 50 रुपये खर्च हो जाएं। स्मिथ ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई टैक्स व्यापार को हतोत्साहित करता है या उससे कर चोरी और तस्करी को बढ़ावा मिलता है तो वो एक खराब टैक्स है और उसे सिस्टम में नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि हम कुछ और आधुनिक सिद्धांतों पर बात करें, एक छोटी सी बात। अगर आपको यह विश्लेषण और पढ़ाने का तरीका उपयोगी लग रहा हो तो कृपया अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें इस तरह की विस्तृत श्रृंखला को जारी रखने में बहुत मदद मिलती है। तो एडम स्मिथ के इन 4 सिद्धांतों के अलावा समय के साथ बाद के विद्वानों जैसे कि बैस्टेबल ने इन विचारों को और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक अच्छी कर प्रणाली के लिए कुछ और अतिरिक्त सिद्धांत भी पेश किए। चलिए हम उन पर भी संक्षेप में एक नजर डालते हैं। इन आधुनिक सिद्धांतों में शामिल हैं उत्पादकता, जिसका मतलब है कि टैक्स से सरकार को भरपूर राजस्व मिलना चाहिए। फिर है लोचशीलता, यानी जरूरत पड़ने पर सरकार टैक्स से होने वाली आय को आसानी से घटा या बढ़ा सके। विविधता का सिद्धांत कहता है कि सरकार को सिर्फ 1-2 टैक्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरलता का मतलब है कि टैक्स का कानून इतना सीधा और सरल हो कि आम आदमी भी उसे समझ सके। इनके अलावा तटस्थता, न्यूट्रलिटी और समन्वय, कोऑर्डिनेशन जैसे सिद्धांत भी हैं जो बताते हैं कि टैक्स का अर्थव्यवस्था और विभिन्न सरकारी स्तरों पर क्या प्रभाव होना चाहिए। तो अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे कि ये सभी क्लासिक और आधुनिक सिद्धांत हमारी भारतीय कर प्रणाली की असल दुनिया में कैसे लागू किए जाते हैं। क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं या इनका जमीन पर भी कोई असर दिखता है? चलिए देखते हैं। अब जरा देखिए कि ये सिद्धांत हमारी भारतीय व्यवस्था में कैसे लागू होते हैं। और यहाँ कुछ बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। समानता का सिद्धांत, ये हमारे इनकम टैक्स स्लैब में साफ झलकता है, जहां आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। निश्चितता का सिद्धांत, ये इनकम टैक्स एक्ट में ही निहित है, जो हर चीज टैक्स की देनदारियों से लेकर देय तिथियों तक को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। सुविधा का सिद्धांत, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां वेतनभोगी कर्मचारियों का टैक्स सैलरी मिलने से पहले ही कट जाता है, जिससे उन्हें बाद में एक मुश्त भुगतान नहीं करना पड़ता। और मितव्ययिता का सिद्धांत, इसी सिद्धांत पर चलते हुए भारत सरकार ने एक्सपेंडिचर टैक्स और एस्टेट ड्यूटी जैसे करों को खत्म कर दिया था, क्योंकि उन्हें वसूलने की लागत उनसे होने वाली कमाई के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एडम स्मिथ द्वारा बताए गए ये 4 सिद्धांत आज भी आधुनिक कर नीति की आधारशिला हैं। ये भारत सहित दुनिया भर में टैक्स सिस्टम की संरचना और उसके प्रशासन का मार्गदर्शन करते हैं। भले ही भारतीय कर प्रणाली बाहर से जटिल लगे, लेकिन इसकी जड़ें समानता, निश्चितता, सुविधा और मितव्ययिता के इन्हीं समय सिद्ध सिद्धांतों में गहरी जमी हुई हैं। एक अच्छी कर प्रणाली की पहचान यही है कि वो हमेशा इन सभी सिद्धांतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। इसका लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जो निष्पक्ष हो, कुशल हो और देश को चलाने के लिए पर्याप्त धन जुटा सके। लेकिन ऐसा करते हुए वो अपने नागरिकों पर कोई अनुचित बोझ ना डाले और न ही देश की आर्थिक गतिविधियों में कोई बाधा पैदा करे। इसलिए इन सिद्धांतों को समझना सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, ये उन सभी कर कानूनों के पीछे के तर्क और उद्देश्य को समझने के लिए भी जरूरी है, जिनका अध्ययन भविष्य में किया जाएगा।